थोड़ा धुरंधर 2 द रिवेंज की बात करते। ये मेरा पहला वीडियो है इस फॉर्मेट में, 10 मिनट वाले फॉर्मेट में। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है उसी पॉइंट से जहाँ पे फर्स्ट मूवी खत्म हुई थी। हमजा अपना बैक स्टोरी बताता है आलम को कि किस तरह से मतलब कुछ इस तरह की नीतियों से, ब्यूरोक्रेसी की जो दिक्कतें होती है हमारे देश में, जो आम नागरिक को फेस करनी पड़ती है, और कुछ ऐसे लोग जो मतलब समाज में काफ़ी गलत चीज़ें कर रहे हैं, उसके परिवार के साथ जो भी गलत चीज़ें हुई, तो कोई भी जाहिर सी बात है 20-21 साल का कोई भी लड़का एक रेंज में आ सकता है। उसने वही किया और उसकी वो सजा भी भुगतने को तैयार था, उसने वो एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन फिर आप देखते हैं कि उसे एक मौका देती है भारतीय सरकार रॉ अपने देश की एक सेवा करने का, और किसी तरह से वो कन्विंस हो जाता है। उसे लगता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ तो शायद इससे मेरे परिवार का भी भला होगा और मैं जो करना चाहता था मिलिट्री में देश की सेवा, वो भी मैं कर पाऊंगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। आप देखोगे कि शुरू के 15-20 मिनट में काफी सारी ऐसी चीजें हो जाती है जो आपने ट्रेलर में ऑलरेडी आप देख चुके हो और जो आपने एंटिसिपेट कर लिया था कि हाँ ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अरशद पप्पू का जो सीन आया था उजैर बलोच वाला, वो मेरा ही मानना है कि हमारे यहाँ के सेंसर बोर्ड को ना अभी शायद थोड़ा सा बड़ा होने की जरूरत है। हम सब तो बड़े हो गए हैं, सेंसर बोर्ड को बड़ा होने की जरूरत है। अगर आपने मूवी को ऑलरेडी ए रेटेड सर्टिफिकेट दे रखा है तो उसमें फिर आप ये बात पे सीन क्यों काट रहे हो कि ये वायलेंस है या क्या है? पब्लिक रेडी है तो उन्हें देखने दो ना आप। बाकी ठीक है, जो भी कट वगैरह हुए वो सीन काफी अच्छा था। मतलब यहाँ पे अब आप कहोगे कि आप ब्रूटल सीन देखना चाह रहे हो, ये तो हम मूवी की टोन ही वही, मूवी का जॉनर ही वही है, और हम देख रहे हैं कि गैंगस्टर से आप और क्या ब्रूटलिटी की एक्सपेक्टेशन करोगे? वो किसी को फूल तो फेंक के नहीं मारेगा ना। तो वो ब्रूटलिटी दिखना वहाँ पे, अगर थोड़ा सीन एक्सटेंड होता तो अच्छा लगता, पर ठीक है, अब नहीं था तो नहीं था, यही सही। उसके बाद मूवी आगे बढ़ती है, रियल लाइफ से काफी अपने आप को क्लोज रखती है मूवी। जैसे उजैर बालोच का ईरानियन पासपोर्ट था, वो वाली बात सही बताई, वहां से उसे रिपोर्ट वगैरह किया था। उसके बाद एसपी चौधरी असलम का जो ऑपरेशन लियारी था, उसमें जो रियलिटी में जो फुटेज वगैरह का रिक्रिएशन हुआ वो रिपोर्टर वाली का, वो फुटेज आज भी यूट्यूब पे पड़ी है, आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं ऑपरेशन लियारी करके। तो कहानी काफी अच्छे से प्रोग्रेस करती है। बीच में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल जो उठा पटक होती है। मिस्टर आकिब अली जरवारी एक आसिफ अली जरदारी, वो जो 10% वाला टैग था 2010-12 के आसपास जब ये थे उसमें सत्ता में पाकिस्तान में, तो एक ही चलने लगा था कि हर स्कीम से अपना 10% काट लेते। तो अच्छा लगा ये देख करके कि उस समय की इतनी पुरानी न्यूज़ को अभी तक इन्होंने मेंशन किया। उसके बाद आता है बंदा जो कास्टिंग की मैं बात करूँ अगर इसमें, तो कास्टिंग तो सही में ऐसा लगा है कि जैसे कुछ बंदों को तो उनकी कब्र से खोद करके यहाँ पे इन्होंने कास्ट किया है। जावेद खनानी, अपना उजैर बालोच भी काफी लगा है, रहमान डकैत तो खैर वो कास्टिंग तो कोई भूल ही नहीं सकता। उसके अलावा जो कास्टिंग मुझे अच्छी लगी वो थी नवाब शफी ए नवाज शरीफ। खुद नवाज शरीफ देख के चौंके हुए, कह रहे यार मुझसे एक्टिंग कब करवा ली, कोई बेहोश वेहोश करके मुझसे एक्टिंग तो नहीं करवा ली थी। तो वो उनकी कास्टिंग काफी अच्छी लगी मुझे, मतलब ये मानना पड़ेगा यार, आपका मुकेश छावड़ा जी की कास्टिंग एजेंसी का काम बहुत अच्छा था इसमें। म्यूजिक के जो गाने बजते हैं, शुरुआत में जो गाना बजा था जिथे मेरा घर वाला, रहमान डकैत की वाइफ ने हमजा को थप्पड़ मारा था, वो थप्पड़ की ग्रेविटी हम सबने फील करी। उसके बाद जो एक डेस्टिनी वाला सॉन्ग था जो शुरुआत में बजा था, और वो आरी 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 वाला सॉन्ग, वो तो चल ही रहा है इतने दिनों से। और जो जिस तरह से उन्होंने पुराने गानों का जो ब्लेंड किया ना उसमें स्टोरी में, शाश्वत सचदेव, सच ए गॉटेड ब्लेंड यार, मतलब मजा आ गया। मतलब मूवी एक एक्सपीरियंस है अगर देखा जाए तो। आप कहानी पे वापस आते, हमजा बेसिकली किस तरह से उसे दिखाते हैं कि वो कहाँ से कहाँ, किस तरह से वो पहले लियारी का बादशाह, फिर किंग ऑफ कराची, देन वो शेर बलोच, और फिर बंदा आके नवाब शफीक के पड़ोस में आके खड़ा हुआ। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये ऐसा रियल में तो कभी हुआ नहीं। तो बेसिकली जो मूवीज होती है वो उनको एक प्रोटैगनिस्ट चाहिए होता है। हो सकता है कि ये 10 अलग कैरेक्टर हो जिनके थ्रू ये कभी ना कभी इस तरह का स्पिनच हुआ हो। तो अब आप 10 कैरेक्टर की अलग कहानी एक मूवी में नहीं दिखाओगे, आप बेसिकली प्रोटैगनिस्ट बनाओगे, उसमें हर कैरेक्टर का थोड़ा निचोड़ रहेगा जो आप अपनी कहानी में दिखाओगे। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि अच्छा, मेजर इकबाल का कैरेक्टर जो है अर्जुन रामपाल का, वो काफी अच्छा लगा है मूवी में, कैरेक्टर एक्टिंग वाइज अर्जुन रामपाल ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बस एक ही थोड़ा रहेगा कि जो ब्रुटैलिटी उनकी फर्स्ट मूवी में दिखाई थी उसको थोड़ा सा शायद टोन डाउन किया है। उनके साथ एक इमोशनल एंगल जोड़ा गया उनकी बेटी का, जो मतलब ठीक था कि आप सबका घर जला रहे हो तो आपके घर में भी थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगी। उनकी बेटी मुझे शायद थोड़ी ऑटिस्टिक टाइप मुझे लगा, तो वो होता है ना, आपके कर्मों की सजा आपकी जनरेशन को भुगतनी तो पड़ती है। तो ऐसा मुझे लगा, तो एक वो लगा कि हाँ भाई ये पूरे देश को जला रहा है हमारे, लेकिन इसके खुद के घर में भी स्थिति सब सही नहीं है। उसके पिताजी उसे डेली गाली दे रहे, वो तो हमारे घरों में भी होता है तो वो ठीक था। उसके अलावा अब आगे की अगर मैं बात करूं तो जैसे फिर मूवी आगे बढ़ती है, फिर हम देखते हैं अच्छा बड़े साहब का एक रिवील हुआ। बड़े साहब का रिवील आई डोंट नो क्यों लोगों ने इतना हाइप अप कर रखा था। जो भी जिन्होंने भी न्यूज़ देखी है 1990 से लेकर 2010 तक, सबको पता है कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम का है ठिकाना आज भी। और बड़े साहब दाऊद इब्राहिम के अलावा भाई इसी के होने का चांसेस बहुत वीक था, मतलब बहुत कम था ये चांसेस कि दाऊद इब्राहिम के अलावा और कोई बड़े साहब होता। उनकी जो हालत थी, जो बड़े साहब की जो हालत थी, जो दाऊद इब्राहिम था जब 1990s में शारजाह के टाइम मैचेस में उनका आखिरी फुटेज देखा गया है, वो अराउंड उस टाइम 35-36 साल के दिखते थे, और उन मैचेस को आज करीब 30 साल होने आए, तो ऑब्वियसली वो 17 साल के होंगे आज। तो वही एक उसी तरह का कैरेक्टर जो उनका क्रिएट किया है, तो मुझे काफी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन लगा देते थे के द्वारा। इसे कहते हैं पीक डिटेलिंग मोमेंट। फिर वो उन्हें लेकर के आता है, उसके पास का एक वहाँ पे दोस्त आता है ड्रग्स की डील के लिए, उसको फोर्स करता है दाऊद इब्राहिम हमजा को। फिर उसका एक दोस्त आता है, तो इसमें पता चलता है कि आप कितना भी हथियार पकड़ लो, कभी कभी आपके पास से ऐसी चीजें निकल के आ जाती है जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता। वहां पे फिर वो उसको पहचान लेता है, पहले तो नहीं पहचान पाता, लेकिन बाद में उसे काफी एक ऑन द स्पॉट उसे वो पकड़ लेता है। उसमें जो वो ड्रग्स वाला जो हेलुसिनेशन बताया है वो काफी ऑन द स्पॉट है। वो देख करके बैटमैन पार्ट 1 का वो स्केयरक्रो वाला वो ड्रग का मोमेंट याद आ गया जिसमें बैटमैन का आता था। तो ये एक अच्छी काफी डिटेल लगी। इसे कहते हैं कि कॉपी करो, लेकिन ऐसा करो कि फुल मार्क्स आए आपके। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, ये वो वाला मोमेंट था। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो वो वहां पे आलम अपना पर ब्लेम ले लेता है उस दोस्त की हत्या का, क्योंकि जो कि जरूरी भी था। हमजा काफी सिस्टम में घुसा हुआ था और उसका उस पॉइंट पे मरना मतलब पूरा ऑपरेशन फेल हो जाता। उसके बाद हम सीधा स्टोरी हमारी मूव करती है खनानी वगैरह की स्टोरी पे, कैसे उन्होंने 60,000 करोड़ की नोटबंदी की वजह वो बना उनका नकली नोटों की वजह से।
हालांकि आरबीआई का रिपोर्ट ही कहना है कि नोटबंदी से कुछ खास इकोनॉमी में फर्क नहीं पड़ा, उल्टा 99.3% रोड रिकवर हो गए थे। लेकिन मेरा मानना है कि नोटबंदी के बाद से जो इकोनॉमी में व्हाइट मनी का जो फ्लो आया है, अब हम सब यूपीआई ट्रैश करते हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो पैसा डायरेक्ट बैंक में जाता है और उसमें ब्लैक होने का चांसेस ठीक है, पूरा खत्म नहीं होता तो कुछ तो बचा होता है। तो आई थिंक वो सही था। अब इसमें लोगों का कहना है कि आपने मोदी जी को क्यों दिखाया, तो अब जिस प्रधानमंत्री ने स्पीच दी है वो चाहते तो एक्टर कास्ट कर लेते, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि हम इसको इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, हम इसको रियल इवेंट्स के काफी करीब रख रही है मूवी शुरू से। अभी आप देखोगे ऑपरेशन लियारी, ये अपना उजैर वाला एंगल, और आपका जितना भी ये सबका जो चल रहा था, सभी जो 26/11 वगैरह बताया था, तो इसमें मुझे कोई वो नहीं लगा कि अगर उन्होंने रियल फुटेज यूज किया। हाँ, मोदी जी ने स्पीच दी तो मोदी जी ही बताएंगे, मोदी जी की ही स्पीच बताएंगे ना। तो इस तरह से नोटबंदी अनफोल्ड करती है, जो कि एक्सपेक्टेड था। उसके बाद का चैप्टर आता है अननोन गनमैन वाला। ये काफी असली में घटनाएं हुई थी 2022 से लेकर के 24 में। अगर हम न्यूज उठा के देखेंगे तो ऐसे कई ठिकानों पे इस तरह के कई आतंकियों को हमारे नहीं, इस तरह के कई आतंकियों को मार के गिराया था अननोन गनमैन ने, जिसमें पाकिस्तान का कहना था कि ये सब हरकतें इंडिया की ही करी हुई है। हालांकि अब वो किसने करी है, क्यों करी है, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता, वी डोंट नो एनीथिंग। तो ये था, और उसके बाद ये कहानी मतलब जाती है। ऑब्वियसली कहानी का एक ना एक पॉइंट पे आगे कंक्लूजन तो आना ही था। तो हमजा का राज खुलता है और हम देखते हैं कि एक लास्ट का जो शोडाउन होता है किस तरह से बलोच वगैरह को लेकर के आता है। वो काफी एक अच्छी फाइट थी, काफी ब्रूटल फाइट गई वो। उसके बाद जो एंड में जो रास्पुतीन वाला जो गाना बजा जब हमजा पकड़ में आ जाता है, वो सॉन्ग देख के हमें लगा कि बस ठीक है, हो गया क्लाइमैक्स, अब इसको छोड़ देंगे, मारगला हिल्स पे कोई भी रैंडम आके इसे ले जाएगा। लेकिन फिर वहां पे आप एक कार आके रोकते हुए देखते हो मारगला हिल्स पे। उस टाइम तक मुझे लग रहा था कि इसमें या तो सानियाल खुद आएंगे, या फिर ये रणदीप हुड्डा, जयदीप अलावत, इन सब की कैमियो की बातें चल रही थी, इवन अनिल कपूर की कैमियो की बात चल रही थी। वहां मुझे यही लग रहा था ढक्कन खुलने तक कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा कैमियो आने वाला है जो इसके देख के हम खुश हो जाएंगे। लेकिन टू आवर सरप्राइज मूवी के कैरेक्टर का कैमियो हुआ इसमें। कौन निकला सबसे बड़ा धुरंधर? जमील जमाली। ओ माय गॉड, जमील जमाली इज द बिगेस्ट धुरंधर। बंदा 45 साल से वहां रह रहा है। बंदे ने दाऊद इब्राहिम को ओए ओए कर दिया हाथ मिला करके, जो मिथाइल जो भी वो जहर था स्किन के थ्रू जाने वाला। और हमजा का वो रिएक्शन जो था ना उस टाइम पे, जसकीरत का सॉरी, जो रिएक्शन था उसका, वो लिटरली हमारा रिएक्शन था कि यार ये मतलब ये थ्योरी किसी ने सपने में नहीं सोची होगी। मैंने इतनी सारी धुरंधर के ऊपर थ्योरीज देखी थी, इतने सारे वीडियोस देखे थे, इवन 2 वीडियोस मैंने खुद ने बनाए थे। मैंने आज तक कभी नहीं सोचा, ना ही किसी ने सोचा होगा कि ये कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसी के साथ मूवी का एंड नोट आता है और मूवी खत्म करती है अपने आप को एक ऐसे स्पॉट पे जहाँ पे जसकीरत एक तरफ तो अपना घर देखता है और एक तरफ अपना वापस रास्ता देखता है उसी सेटअप में वापस जाने का, मतलब ये स्पाई एस्पिनाज वाले में। तो अब उसमें लास्ट में जो ट्रेनिंग मोन्टाज आता है, उससे मेरा ही मानना है कि अधिकतर पिक्चर ये करती है कि शुरू में ट्रेनिंग मोन्टाज दिखाते, फिर एक्चुअल ऑपरेशन दिखाते। यहाँ पे इन्होंने पहले ऑपरेशन दिखाया और एंड में ट्रेनिंग मोन्टाज दिखाया। तो उससे काफी चीजें जो आपने पूरी मूवी में देखी, ये आपको समझने में हेल्प करती है। जैसे एक तो वो बिफॉल्स फ्रेंडिंग वाला उसने उजैर से करी। उजैर से याद आया भाई, पूरी मूवी में अगर किसी गरीब का सबसे ज्यादा कटा है तो वो उजैर है। उजैर बालोच इसी दिन के लिए इसे जिंदा रखा था, और ये सही में हुआ है। उजैर बालोच को सही में इंडियन स्पाइंग के लिए वहां पे कन्विक्ट किया गया था, एक पाकिस्तान के जनरल ने ऐसा दावा किया है। तो मूवी का जो एंड था वो काफी हमें चौंका गया। और जो मोन्टाज पे वापस आते हैं, मोन्टाज में सब बताया, वो जो लास्ट का उसने मूव लगाया था रिजवान के ऊपर, वही मूव लगा के उसने अर्जुन रामपाल वाले कैरेक्टर मेजर इकबाल को भी मारा था। तो ये सब देख करके मतलब काफी अच्छा लगा कि हाँ, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज पीक डिटेलिंग। लास्ट में ओमार के साथ जो, जिसने अगर किसी ने पूरा पोस्ट क्रेडिट सीन देखा हो, तो लास्ट में ओमार को पागल खाने में डाल दिया गया। लेकिन ओमार यार, एसपी चौधरी असलम तुम्हारे पूरा गुलदस्ता भेज रहा था और तुम्हें 5 रुपए का फूल लेके आ गए। अगर मैं आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट बताऊं तो मेरा ये इसमें है, बिल्कुल गो फॉर इट ट्वाइस थ्राइस, एनी टाइम यू वांट टू गो। ये मूवी आपको एक एक्सपीरियंस की तरह फील करेगी। और मेरा इसमें रेटिंग है पूरी 10 में से 10, इवन 10 में से 11 भी लेना हो तो वो भी ले लो आदित्य सर, कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे। अपने पास बहुत सारे नंबर पड़े हुए, हमारे क्या पूरे देश के पास नंबर पड़े हुए, आपको जितने नंबर लेना है उतने ले लो, बिल्कुल गो फॉर इट। ये मूवी एक मस्ट वॉच एक्सपीरियंस है, पायरेट करके मत देखना। और जिन देख ली है उनसे एक ही बात है, ये इंस्टाग्राम पे स्पॉइलर मत डालो यार। कई लोग हैं जो एटलीस्ट लोगों को वीकेंड दे दो ये मूवी एंजॉय करने के लिए, उसके बाद जो डालना है वो स्पॉइलर डालो, मैं खुद डालूंगा। अभी हम बहुत सारे इसके मीम्स बनाएंगे। मूवी में ऐसे काफी मोमेंट्स है जो मैंने स्पॉट किए हैं, जिन पे हम मीम्स बनाएंगे और आगे अपने वीडियोस में यूज करते रहेंगे। पहली बार मैंने इस तरह का रिव्यू बनाने की कोशिश करी है, तो अगर आपको पसंद आया तो आप मुझे बताना, और अगर कुछ आपको नहीं पसंद आया, यहाँ पे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, वो भी आप मुझे बताइएगा। अगले वीडियो में मैं जरूर ट्राई करूंगा इंप्रूव करने की। और कमेंट करके बताओ अपना रिव्यू, अपना ओपिनियन, किस मोमेंट ने आपको सबसे ज्यादा शॉक किया, और कौन सा ऐसा मोमेंट था जहां आपको लगा कि यार मजा ही आया यार, तो बताना जरूर। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो, और अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक शेयर जरूर कर देना वीडियो को। मिलता हूं अगले